मेहनती ननद की कामचोर भाभी। हर तरफ रोने की गूंज थी क्योंकि राधा की मां अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। राधा अपने छोटे भाई बहन की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी मां के शव से कहती है, मां आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखो ना अब हम तीनों भाई बहन कितने अकेले हो गए हैं। पापा तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके और अब आप भी हमें छोड़कर चली गई। आपके बिना हम तीनों कैसे रहेंगे? इस तरह राधा और वरुण फूट फूट कर रोते हैं। तभी उनकी पड़ोसन कुंती उनके पास बैठती है और उन दोनों को चुप करवाते हुए कहती है, राधा बेटा, वरुण बेटा, चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे तुम दोनों इस तरह रोते रहोगे तो पिंकी का ख्याल कैसे रखोगे? देखो समय निकलता जा रहा है, अब अपनी माँ को अलविदा कह दो। राधा तू तो बड़ी है, तू तो समझ, आखिर इन दोनों के पास तेरे अलावा और कौन है? अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो तू इन दोनों का ख्याल कैसे रखेगी? अरे इन दोनों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ चुकी है, इसलिए खुद को स्ट्रांग बना। कुंती की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए राधा अपनी आंखों के आंसू साफ करती है और अपनी माँ को अलविदा कह देती है। समय यूं ही गुजरता है और राधा ने अब अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वो एक चाय की दुकान पर जाकर चाय वाले अंकल से कहती है, अंकल मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं और अब घर में बचा हुआ राशन भी खत्म होने को है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। मैं कोई भी छोटा बड़ा काम कर लूंगी, बस आप मुझे कोई काम दे दीजिए। चाय वाला बहुत ही निर्दयी आदमी था, उसे किसी की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए जब वो राधा की बात सुनता है तो उसे फटकार लगाते हुए कहता है, अरे तू पागल हो गई है क्या? देख लड़की, मैं तुम जैसे गरीबों को अपनी दुकान में काम पर नहीं रखता, इसलिए मुंह उठा और दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह वो चाय वाला उसे धिक्कार कर भगा देता है। तो वहीं राधा भी अब रोते हुए वहां से चली जाती है। अब वो काफी जगह काम का पता लगाती है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। अब शाम को वो घर जाती है तो अपने दोनों छोटे भाई बहन को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी बहन को खुश करने के लिए अपनी माँ की सिलाई मशीन पर बैठकर कुछ सिल रहे थे। उन्हें देखकर राधा भी मुस्कुरा देती है। तभी राधा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, माँ सिलाई करती थी और माँ ने मुझे भी सिलाई करना सिखाया है, क्यों ना मैं खुद ही सिलाई करके अपने भाई बहन की पढ़ाई पूरी करवाऊं। ये सोचकर अब राधा वही करती है जो उसके दिमाग में आया था। अब राधा सिलाई करती है और धीरे धीरे उसकी सिलाई सभी लोगों को बहुत पसंद आने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। राधा की उम्र अब 28 साल हो चुकी थी, तो वहीं उसका भाई 26 साल का और उसकी छोटी बहन 24 साल की हो गई थी। और तो और राधा ने अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी, क्योंकि उसकी कमाई अच्छी होने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन, राधा बेटा, तुझे काफी समय से देखा है, तूने बहुत मेहनत की है अपने भाई बहन के लिए, लेकिन बेटी अब तुम सबकी उम्र हो रही है, मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा घर बार देखकर शादी कर लो। नहीं आंटी जी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती, अभी तो मुझे अपने दोनों भाई बहन को सेटल करना है। वैसे वरुण की अगर शादी कर दी जाए तो वरुण सेटल हो जाएगा, क्योंकि अब वो अच्छा कमाता है और अपना घर संभालने के लिए तैयार है। देख बेटा, मेरा काम था तुझे बताना, बाकी तुझे जो ठीक लगे तू वो करना। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है। तो वो वरुण से उसकी शादी की बात करती है और वरुण भी शादी के लिए मान जाता है। देखते ही देखते वरुण के लिए पूजा नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है। पूजा देखने में बहुत संस्कारी और सुंदर थी और इस तरह वरुण और पूजा का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन में शादी हो जाती है। पूजा के घर में आने के बाद राधा बहुत खुश थी कि अब उसे घर के कामों से थोड़ी राहत मिलेगी और वो अपनी दुकान पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। लेकिन पूजा तो घर में आते ही अपनी असलियत दिखाने लगती है। अगले दिन सुबह के 9 बज जाते हैं, पर पूजा सोकर नहीं उठती, जिस वजह से राधा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, पूजा भाभी, अरे ओ पूजा भाभी, उठ जाओ, देखो सुबह के 9 बज गए, नाश्ते का समय हो गया है, आज तुम्हारा पहला दिन है, चलो जल्दी उठो, आज आपकी पहली रसोई भी है, इसीलिए आज तो आपको जल्दी उठना चाहिए था। राधा की आवाज सुनकर पूजा मुंह बनाकर उठ जाती है और अपनी ननद से कहती है, अरे दीदी आप क्यों चिल्ला रही हैं? मेरे मायके में तो सब 11 बजे सोकर उठते हैं, अभी तो मेरे सोने का मन है, और पिंकी भी तो घर में ही है, उसे बोल दीजिए ना कि वो नाश्ता बना ले। पूजा ये बोलती है कि तभी वहां पिंकी आ जाती है और अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर कहती है,
भाभी, मुझे तो कॉलेज जाना है। दीदी सुबह 6 बजे उठकर सबकी चाय बना चुकी है और अब उन्हें दुकान पर भी जाना है। अगर आप हाथ बटा देंगी तो अच्छा होगा। पिंकी, तुम अपनी दीदी की तरह लेक्चर मत दो। मैं यहाँ काम करने नहीं बल्कि इस घर की बहू बनकर आई हूँ। और दीदी, आप तो दुकान जाती हैं तो घर का काम करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं। राधा ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि शायद पूजा नई है इसलिए ऐसा कह रही है। राधा चुपचाप सारा काम करती है और दुकान चली जाती है। लेकिन ये पूजा का रोज का काम बन जाता है। वो दिन भर सोफे पर बैठकर टीवी देखती या फोन चलाती, जबकि राधा दुकान से थक कर आने के बाद भी घर की सफाई और खाना बनाती। ये सब देखकर वरुण भी परेशान हो जाता है और एक दिन जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है तो वो अपनी पत्नी से बोल ही पड़ता है। पूजा, मैं देख रहा हूँ कि दीदी सुबह से शाम तक मशीन पर बैठकर आंखें फाड़ती है और तुम घर का एक तिनका भी नहीं हिलाती। तुम्हें शर्म नहीं आती? वरुण जी, आप अपनी दीदी के चमचे मत बनिए। दीदी को तो काम करने की आदत है। उन्हें काम न मिले तो वो बीमार पड़ जाएंगी और अगर मैं काम करूंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। दीदी तो खुद कहती है कि मैं आराम करूं। वरुण, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। पूजा भी बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे क्या सीख जाएगी दीदी, आपने ऐसे सर पर चढ़ा रखा है। वरुण आगे कुछ बोलता इससे पहले राधा उसे आंख दिखा देती है, जिसके बाद वरुण चुप हो जाता है। राधा की सहनशीलता को पूजा उसकी कमजोरी समझ लेती है। एक दिन राधा की दुकान पर बहुत ज्यादा काम आ जाता है। उसे रात तक कपड़े सिलकर देने थे। वो पूजा से विनती करती है, पूजा, आज मुझे बहुत काम है, क्या तुम आज रात का खाना बना दोगी? पिंकी की भी तबीयत थोड़ी ढीली है। दीदी, मुझे आज सहेली के जन्मदिन पर जाना है, आप खुद ही देख लीजिए। वैसे भी पकाने में कितना समय लगता है, आप दुकान से आकर बना लेना। मैं और वरुण तो वैसे भी मेरी सहेली के घर पर ही खाने वाले हैं। पूजा अपनी ननद से बोलती है कि तभी वरुण का फोन आता है और वो फोन पर कहता है, पूजा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली के घर नहीं आ सकता। दरअसल ऑफिस में काम ज्यादा है, इसीलिए तुम भी मत जाओ। देखो, मैंने अपनी सहेली को जुबान दे दी है। तुम्हें जाना है तो चलो, नहीं जाना तो कोई बात, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इतना बोलकर पूजा फोन गुस्से में काट देती है और थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर चली जाती। राधा रात को 10 बजे थकी हारी घर आती है और देखती है कि पिंकी भूख से बेहाल है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थकी हुई होने के बावजूद रसोई में जाती है। तभी वरुण भी ऑफिस से घर आता है और सीधा किचन में जाता है। अपनी बहन को इस तरह काम करते और अपनी पत्नी की कामचोरी देख वो गुस्से से लाल हो जाता है। बस बहुत हुआ दीदी, आप अब से पूजा के लिए एक दाना नहीं बनाएंगी। पूजा को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। नहीं वरुण, घर में कलेश अच्छा नहीं लगता, मैं सब संभाल लूंगी। दीदी, आपको मेरी कसम है, अगर आपने बीच में कुछ कहा तो। वरुण की बात सुनकर राधा कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। अब अगले दिन वरुण एक नाटक करता है। वो कहता है कि उसकी नौकरी चली गई है और अब घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। पूजा, अब दीदी की दुकान से ही घर चलेगा और दीदी को अब ज्यादा समय दुकान पर देना होगा, इसीलिए घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या? मैं ये सब नहीं कर सकती? मैं अपने मायके जा रही हूँ। जाना है तो जाओ, पर वहां भी तुम्हें काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पूजा को जब समझ आता है कि अब कोई और चारा नहीं है तो वो बेमन से काम शुरू कर देती है। 2 दिन काम करने में ही उसकी नानी याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी ननद सालों से ये सब अकेले कैसे कर रही थी। जब वो फर्श पर पोछा लगा रही होती है तो उसके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और वो अपनी गलती मानते हुए अपनी ननद के पास जाती है और रोते हुए कहती है, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब समझ आया कि आप कितनी मेहनत करती हैं। मैं कितनी कामचोर थी कि आपकी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे पूजा, रो मत, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं बस चाहती थी कि तू घर की जिम्मेदारी समझे। वरुण हंसने लगता है और बताता है कि उसकी नौकरी नहीं गई है और ये सब तो वो बस उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए कर रहा था। पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कामचोरी छोड़कर राधा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर संभालने लगती है। मेहनती ननद की सूझबूझ से कामचोर भाभी भी अब मेहनती जयपुर शहर में पूर्वी रसोई में चाय बनाते हुए बाहर झांक रही थी। सामने मोहल्ले की ऊंची ऊंची कोठियां चमक रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही तरफ जा रही थी, यानी कि उसकी ननद स्वाति के नए बने बड़े बंगले की तरफ। तभी उसकी सास प्रभा देवी उसे आवाज देती है, पूर्वी, जरा जल्दी कर, स्वाति का फोन आएगा। आज वो अपने बंगले की पूजा करा रही है तो हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। जी माँ जी, बस सब तैयारी है। वही नेहा जो कभी इस घर में मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी, आज शहर के सबसे पॉश इलाके में बंगले की मालकिन बन चुकी है। आज भी याद है मुझे वो दिन। यही सोचकर पूर्वी पुराने दिनों में खो जाती है जब उसकी ननद की शादी हुई थी।
भाभी, ससुराल में सब लोग अनजान होंगे, बहुत घबराहट हो रही है। भाभी एक बात बताओ, शादी के बाद आप याद करोगी ना मुझे? कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? पूर्वी ने उसका हाथ थाम कर कहा था। स्वाति, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तब से मैंने तुम्हें ननद नहीं बल्कि मेरी बहन माना था। कभी वहाँ कोई तकलीफ हो तो अपनी इस बहन को जरूर बताना। हाँ भाभी, आप भी तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदलते गए और फिर शादी के कुछ दिन बाद पूर्वी के ससुराल के दरवाजे पर एक कार रुकी। महंगी साड़ी, बड़े बड़े गहने और चेहरे पर घमंड की हल्की सी परछाई। कार से स्वाति उतरते ही बोली, भाभी कैसी हो? अरे अभी भी वही सादी साड़ी पहनकर घूम रही हो? अरे अब तो आप जमाने के साथ थोड़ा बदलिए। मेरी साड़ी देखिए, परसों ही नई ली है मैंने, वो भी मॉल से, पूरे 10,000 की है। लग रही हूँ ना इसमें मैं एकदम कटरीना कैफ। ये सुनकर पूर्वी के दिल में हल्की सी चुभन सी हुई, पर वो मुस्कुरा दी और हंसते हुए कहने लगी, सच कहूँ स्वाति, तो ये सादगी मेरी पहचान है। और मैं भले ही 10,000 की साड़ियाँ ना पहन पाऊँ, लेकिन मेरे पति की मेहनत की कमाई से जो मुझे मिली है वही मेरे लिए काफी है। अच्छा है, किसी को तो सादा रहना चाहिए। दरअसल स्वाति एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसका भाई एक कंपनी में छोटी प्राइवेट नौकरी करता था, जिससे उनकी दाल रोटी चल पाती थी। ऐसे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद उसकी शादी पंकज नाम के एक लड़के से हो गई, जिसका खुद का फर्नीचर का बिजनेस था। उसके पास एक बड़ा फ्लैट और कुछ गाड़ियाँ थी, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने स्वाति के मायके से थोड़ी दूरी पर एक पॉश एरिया में बड़ा बंगला खरीदा था। लेकिन जब से वो अपने ससुराल गई थी, उसमें घमंड आ गया था। अरे बहू, कहाँ रह गई? कब से कह रही हूँ लेट हो जाएगा, चल अब जल्दी कर। जी माँ जी। पूर्वी ने उस दिन अपनी अलमारी से वो साड़ी निकाली थी जो उसके पास सबसे महंगी थी, यानी कि 2,000 की साड़ी, जो उसके पति ने उसे पिछले करवा चौथ पर दिलवाई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ ननद के बड़े बंगले पर पहुँच गई। वो दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वाह वाह, ये तो कोई महल जैसा घर लगता है। सच में भाग खुल गए मेरी स्वाति के। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। हाथों में कुछ फल और मिठाई लेकर वो उसके बंगले के अंदर गई, जहाँ उसकी बेटी और जमाई पूजा में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों भी एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, ये ले तेरे लिए कुछ फल और मिठाई। मिठाई? ये तो वही आपने नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से ली होगी ना, वो सस्ती सी मिठाई। पक्का ये आइडिया भाभी ने दिया होगा आपको, ताकि 2 पैसे बच जाए। लेकिन सच कहूँ तो हमें तो बस महंगी और बड़ी दुकानों की मिठाई अच्छी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप दिल छोटा मत करो, हम न सही लेकिन हमारे नौकर तो इसे खा ही लेंगे। खैर आओ माँ, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी ननद की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो उस वक्त भी चुप रही। फिर जैसे वो बंगला घूमने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था। ऐसा महल जैसा घर तो उन्होंने बस किसी फिल्मी सेट पर देखा था। बेटी, इतना बड़ा बंगला, तेरी तो किस्मत पलट गई। मेहनत का फल है माँ, मेरे वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करते, ऐसे नहीं कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी की और घर आ गए। और सच कहूँ तो इनकी मेहनत के साथ साथ मेरी प्रार्थना भी थी जो मैं करती हूँ, तभी तो उस फ्लैट से अब इस बड़े बंगले में आ गए हम। अगर मेहनत ना करते हम लोग तो हम भी किसी मिडिल क्लास वाले घर में ही रह रहे होते। स्वाति की बातों में ताना साफ झलक रहा था। इसके बाद स्वाति उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। ये देखो, ये मेरा आलीशान कमरा। भाभी, जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतना तो आपका पूरा ससुराल होगा, है ना? स्वाति, भूल मत कि वो तेरा मायका भी है। माना कि तुम्हारे जितने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो घर ही हमारा बंगला है। ओफो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा यहाँ आओ, वो देखो इस बालकनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। अच्छा चलो अब गार्डन एरिया में चलकर खाना खा लेते हैं, सभी मेहमान वेट कर रहे होंगे। अब वो सभी नीचे चले गए। खाना खाने के बाद पूर्वी अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई, लेकिन अभी भी उसे अपनी ननद की बातें रह रहकर याद आ रही थी। ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ महीने बाद स्वाति अपने मायके रहने आई, लेकिन इस बार वो किसी चमक दमक के साथ वहाँ पर नहीं आई थी। शाम को जब वो कमरे में बैठी थी तो थोड़ी गुमसुम थी। कमाल है, ये ननद जी को क्या हो गया? ये इतनी गुमसुम क्यों है? स्वाति, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि पूर्वी कुछ कह पाती, उससे पहले ही स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति, क्या हुआ? इतने बड़े बंगले की मालकिन, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, वो बंगला सिर्फ दिखावा है, लोग जो सोचते हैं वो सच नहीं। क्या मतलब? मतलब अब इनका बिजनेस डूब चुका है और ये बंगला हमने लोन पर लिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम ठीक से इसकी किश्तें भी नहीं भर पा रहे। अब तो हर वक्त बस यही डर लगता है कि कहीं ये सब हमसे छिन न जाए। तो फिर तुमने हमें
ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? और उस वक्त तो तुमने सभी गेस्ट से यही कहा था कि तुमने वो बंगला अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, बिना कर्जे के। हाँ, क्योंकि अगर कमजोर दिखते तो ये दुनिया कुचल देगी, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा था भाभी। लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से थक चुकी हूँ। अब वो फिर से वही स्वाति बन गई जो कभी उससे लिपट कर रोती थी। फिर पूर्वी ने उसे चुप करवाया। अरे, इंसान बड़ा घर नहीं बल्कि बड़ा दिल देखकर खुश होता है, और तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले 2 दिन तक स्वाति वहीं रही। पूर्वी ने उसे बड़ा सहारा दिया। फिर 2 दिन बाद वो वापस अपने बंगले में जाने लगी। सच कहूँ भाभी, तो जो चैन की, सुकून की नींद हमें इस घर में आई है ना, वो हमें उस बड़े से बंगले में भी नहीं आती, क्योंकि हर पल सर से छत जाने का डर लगा रहता है। इसी डर के साथ वो वापस लौट गई। लेकिन उस वक्त पूर्वी ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिन बीतते गए। फिर कुछ महीनों बाद खबर आई कि बैंक ने उनका बंगला सीज करने का नोटिस भेज दिया है। स्वाति बदहवास होकर मायके आई। भाभी, भाभी, सब खत्म हो गया, हमारा सब उजड़ गया, हमारा वो बंगला चला गया। कुछ खत्म नहीं हुआ नेहा, रिश्ते अभी बाकी हैं, और ये घर भले ही छोटा है लेकिन है तो तुम्हारा भी। अब से आप दोनों भी हमारे साथ इस घर में ही रहिए। यहाँ जगह भले ही कम हो लेकिन दिल सबके बड़े हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर अब स्वाति की अक्ल ठिकाने आ गई। साथ ही अब उसका सारा घमंड भी टूट गया। अब उसने और उसके पति ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया और कुछ दिन में उनका काम अच्छे से चलने लगा। आज स्वाति फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पास दिखावे की दौलत नहीं बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी, असली अमीरी समझ आ गई। हाँ स्वाति, जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है। अब उन्होंने भी अपनी भाभी के साथ ही एक घर बना लिया जिसमें वो चैन से रहते थे। अब भले ही उसमें बंगले जैसी सुख सुविधा ना हो, लेकिन उसमें अब उन्हें सुकून और चैन की नींद मिली जिसमें वो काफी खुश थे।